नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कोविड काल के दौरान जो स्कूल बसों के लिए नियम बनाए गए थे उसमें कुछ राहत पहुंचाई गई है। वहीं स्कूल शिक्षा की भर्ती में भी कुछ नियमों में छूट किए गए हैं। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। इन फैसलों की जानकारी इस बैठक के बाद में मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को दी। मिलिंग का 120 रुपये करने के पीछे का मकसद ये है कि तत्काल इसका निराकरण हो और वो चावल सही समय पे जमा हो पाए, शॉर्टेज की समस्या ना आए, पानी में भीगने की समस्या ना आए और धान खराब होने के बाद जो बहुत आर्थिक क्षति जो राज्य सरकार को होती है उससे बचा जा सकेगा। इसके अलावा बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी कि जो स्कूल बस हैं वो स्कूल बस में मासिक जो त्रैमासिक कर यानी 3 मंथ का जो होता है, तो कोविड के पीरियड में लगातार स्कूलें बंद रहीं और स्कूल बंद होने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पाया। अब बसों का संचालन नहीं हो पाया तो उसके लिए उन्होंने छूट की मांग की थी। कुछ आंदोलन भी हुए थे और अलग अलग स्थानों से जब मांग आ रही थी तो 1 जुलाई 2020 से ये प्रस्ताव आया था 31 अक्टूबर 2021 तक का पूर्ण छूट प्रदान करने के संबंध में। लेकिन मंत्रिमंडल ने ये तय किया और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि 31 अक्टूबर के बदले वर्तमान में भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो इसको 31 दिसंबर तक कर दिया जाए। तो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक का त्रैमासिक जितना भी जो कर होता है जो स्कूल बसों का, उसको राज्य सरकार ने छूट प्रदान कर दिया है, छोड़ दिया है। इसके अलावा जो शहरों में सिटी बस का संचालन होता है तो बसों का जो किराए में वृद्धि 25% इसके पहले राज्य सरकार की है, जो राज्य में अन्य स्थानों पर चलते हैं। सिटी बस वालों का ये मांग था कि भाई जब राज्य सरकार ने सारे बसों को 25% के हिसाब से किराए में वृद्धि कर दिया है तो सिटी बस को भी 25% के हिसाब से वृद्धि किया जाना चाहिए किराए दर में। तो उसकी भी मंजूरी हो गई है और 25% के हिसाब से उनको भी वृद्धि दे दी जाएगी। और अंतिम विषय ये है कि इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय में कुलपति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। अब उसको बढ़ाकर, जो कि अन्य जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आयु जो है वो 70 वर्ष है, तो उसके अनुरूप करते हुए कुलपति की जो आयु है उसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया के खिलाफ आज एक शिकायत दर्ज कराई गई है भारतीय जनता पार्टी के आरंग मंडल की ओर से। इस शिकायत में कहा गया है कि जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही है उसमें शिव डहरिया का भी हाथ है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस कमेटी के भी कई लोगों का इसमें नाम कहा है। उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए क्योंकि इस अवैध प्लॉटिंग में मंत्री का नाम शामिल हो रहा है। और हाल ही में मीडिया की जो खबरें सामने आई थी उन्होंने उसका भी हवाला देते हुए कहा कि इस पर कार्यवाही की जाना चाहिए। क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए मौजूदा विधायक और नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया पर गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी आरंग मंडल और वहाँ के हमारे सभी पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं कलेक्टर से शिकायत करने के लिए। कल SDM और वहाँ के नगर पालिका को शिकायत किए हैं, वहाँ आवेदन दिए हैं कि आरंग में किस तरह से अवैध प्लाटिंग हो रहा है और घास भूमि को वहाँ के मंत्री शिव डहरिया और कोमल साहू के नाम पर दर्ज किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम पर उसको दर्ज किया गया है। उसमें उनके बंगले भी बन रहे हैं और भ्रष्टाचार ऐसी चरम सीमा पर है कि अभी आप देख रहे हैं वहाँ के गौरव पथ में भ्रष्टाचार है। वहीं क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बेदराम मनहरे का कहना है कि इस समय आरंग में पेयजल की भी समस्या बनी हुई है और यहाँ पर बदबूदार पानी आ रहा है जिसे लोग पीने को मजबूर हैं और उसमें मछलियों के टुकड़े तक देखे जा सकते हैं। हम लोग जो मंत्री जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अवैध प्लाटिंग करवा रहे हैं और पूरा हमारे जो आरंग के जितने भी वो मतलब पब्लिक है उनसे मतलब पैसा नोचने का काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है विकास करना, तो वो सिर्फ पैसा उगाही में लगे हुए हैं। और इसके लिए आए हैं कि हम लोग अभी जो मंत्री के खिलाफ पत्रिका में इतना बड़ा समाचार आया था, पत्रिका वाले जो
स्टीम ऑपरेशन किए हैं, उसमें डायरेक्ट मंत्री जी का 40,000 वर्ग फीट ज़मीन उसके नाम पे दिया गया करके उसका नाम आया है। उसको लेके कार्रवाई होना चाहिए अवैध प्लाटिंग में। और जो मंत्री के खिलाफ, मंत्री अपने जो बंगला बना रहा है और शासकीय भूमि को आवंटन करवा के अपने पद और रुतबे के तौर पे, तो उसके लिए भी हम लोग आए हैं कि उस आवंटन को रद्द किया जाए और जो दोषी पाया जाए दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग कलेक्टर साहब से चर्चा किए हैं तो वो बोले कि अभी मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी दिए हैं कि वहाँ जो पीने का पानी आ रहा है 15 दिन से, उसमें मछली का टुकड़ा और पीने के लायक पानी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करने या उसको स्वच्छ जल देने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं। पैरालारंग विकास खंड के अंतर्गत अब गंभीर आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर गई है। वहीं शिव डहरिया के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कई दस्तावेज जो प्रस्तुत किए हैं, कलेक्टर से शिकायत करके इस पर कार्यवाही की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7 रायपुर। टिकरापारा में भगवा ध्वज को जमीन पर फेंकने को लेकर के हुए विवाद के बाद में लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सनातनी नेता विश्वदनी पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो की गई कार्यवाही है वो उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि जब नामजद शिकायत की गई है तो गिरफ्तारी की जाना चाहिए। वहीं पर अज्ञात लोगों पर कार्रवाई होना ये बताता है कि शासन प्रशासन लोगों को संरक्षण दे रहा है। देखिए, टिकरापारा वाले मामले में ऐसा है कि कल परसों रात को जो घटना हुई, जब हमें जानकारी मिली तो हमने भी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली थी। फिर कल प्रातः हमारी बात हुई CSP महोदय से, चौधरी जी से। उन्होंने हमें एक FIR की कॉपी भेजी जिसमें लिखा था कि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। तो हम लोग थाने गए थे और हमने पूछा, भाई जब क्लिपिंग में स्पष्ट दिख रहा है, आज पूरा शहर पूरा देश देख रहा है क्लिपिंग में किस तरह से ध्वज को नीचे फेंका गया, और उसके बाद भी आप अज्ञात आरोपी लिखते हैं। तब उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आरोपियों की खोज खबर क्लिपिंग के आधार पर हो रही है, नामजद अपराध दर्ज किया जा रहा है। जब हम कल गए थे तब 5-6 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बिठाया गया था और हमें आश्वासन भी दिया गया था कि देर शाम तक हम सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन कल शाम को एक न्यूज़ जारी हुआ और उसमें लगभग 10 आरोपियों की सूची हमको उपलब्ध हुई थी। आज हमारी पुनः उनसे बात हुई, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जितने भी आरोपी हैं क्लिपिंग में जो दिख रहे हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभी धारा 295A के तहत कार्रवाई की गई है। हमारी मांग है कि उनके ऊपर और भी दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो जो कार्रवाई उससे संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट तो हम नहीं है। जिस तरह से आपने अज्ञानता में कोई काम हो जाए समझ में आता है, आपने जानबूझकर भगवा ध्वज को फेंका है, तो हिंदू समाज तो शांत होने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हिंदू समाज पुनः उग्र आंदोलन करेगा। राजधानी रायपुर से लगे हुए मंदिर रसौद में सतनामी समाज का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आगमदास जी की जयंती के अवसर पर यहां पर PHE मंत्री रुद्र कुमार जी भी शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ में ध्वजारोहण भी हुआ है और साथ ही साथ में समाज के लोगों ने आपसी विचार विमर्श करके समाज के कार्यों को और विधिवत तरीके से करने की बात कही है। यहाँ पर पंथी नृत्य हुआ है, गुरु गद्दी का पूजन भी हुआ है और ध्वज चढ़ाई गई है। आगमदास जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए गुरु प्रवक्ता ने कार्यक्रम को लेकर के जानकारियां दी। इस वर्ष भी हम सब नाम शक्ति केंद्र के द्वारा परम पूजनीय गुरु बाबा घासीदास जी के पर पोता जगत गुरु अगमदास जी के जयंती कार्यक्रम के रूप में सतनामी स्वाभिमान दिवस के रूप में हम लोग काफ़ी धूमधाम से यहाँ मंदिर सौद में इसको मनाते हैं। और जगत गुरु अगमदास जी हमारे सतनामी समाज के वह शख्स है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम सांसद रहे हैं। और जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी वो ब्रिटिश शासनकाल में मानद सांसद थे और उन्हें गुरु गोसाई का भी उपाधि मिला हुआ है। साथ ही साथ जगत गुरु का भी उपाधि हुआ है। भारतीय संविधान की हम बात करते हैं उसमें भी वह आम सदस्य। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि परम पूजनीय गुरु बाबा घासीदास जी के बताए जितने भी मार्ग हैं उन सब में चलते हुए हमारे जगत गुरु अगमदास जी की उनके जीवनी, उनके कृतित्व, उनके वाणी, उनके विचार आज ऐसा जनमानस में है कि सभी के लिए आज भी जो उनके विचार है सर्वोपरि मान के हम करते हैं। और सतनामी समाज उनको तन और मन और धन से अपने साथ उसको सानिध्य करते हुए हमारे जगत गुरु
रुद्र कुमार जी जो हमारे जगत गुरु अगमदास जी के पोता है और गुरु बाबा घासीदास जी के 6वें वंशज हैं, उनके सानिध्य में यह मंदिर 100 दिन नहीं पूरे भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में एकमात्र यह गुरुद्वारा है जहाँ काफ़ी धूमधाम से जगत गुरु अगमदास जी की जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती कार्यक्रम में हमारे भारत वर्ष के, हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे गुरु जी के साथ हमारे राज महंत, जिला महंत, तहसील महंत, हमारे सामाजिक पदाधिकारी, छड़ीदार और भंडारी, साथ ही साथ अनेकों संस्था संगठन के पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिकारीगण और संत समाज के माध्यम से। CTV7 के लिए मंदिर हसौद से जगत खंडेलवाल। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस के मौके पर यानी 10 दिसंबर के अवसर पर जयस्तंभ चौक, जहां पर उन्हें फांसी देने के बाद तोप से उड़ा दिया गया था, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन होने को जा रहा है। ये एक पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल दुबे ने पत्रकारों को जानकारी दी। उनका कहना है कि अगले साल तक यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि जितने भी नेता हुए हैं उन्होंने अपने और अपनी पीढ़ी का नाम को लेकर के सड़क से लेकर के बड़े बड़े भवनों में नाम दिया है, जबकि शहीद वीर नारायण सिंह का नाम बिल्कुल घुमा दिया गया है। और इस नाम को लेकर के वो जन जागरण का अभियान भी चलाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि किस तरीके से शहीद वीर नारायण सिंह ने संघर्ष किया है अंग्रेजों से और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ियों का मान बढ़ाया है विश्व पटल पर। महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में जय स्तंभ चौक जो शहादत स्थल है उनका, वहाँ पर पूरी दिन भर उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और गाथा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंत में पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर उनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा। ये सबसे दुखद बात है कि उनकी पुण्यतिथि 164 साल हो गया। आज तक के किसी की भी सरकार के नेता ने हमारे गौरव पुरुष राष्ट्रभक्त वीर नारायण सिंह को कभी भी याद नहीं किए, बल्कि उनको उपेक्षित किए। उनके इतिहास को हम लोग स्थायी रूप देने के लिए और प्रचारित करने के लिए, जन जन में पहुंचाने के लिए ही हम लोगों ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलनकारी और सभी छत्तीसगढ़ीय समाज के लोगों के सहयोग से ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं। गोंदवारा रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बने हुए शिवलिंग और चबूतरे को तोड़ करके रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका विरोध करते हुए आज एक पत्रकार वार्ता ली गई। पत्रकार वार्ता लेने वालों का कहना है कि सनातन समाज को इससे आघात पहुंचा है, क्योंकि यहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी और जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था तब यहाँ के स्थानीय विधायक तक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, लेकिन बाद में इसे तोड़ा गया है, जिसकी वजह से समाज में खासी नाराज़गी है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन को चाहिए कि वो तत्काल यहाँ पर महादेव का मंदिर स्थापित करे। उन्होंने इसे द्वेषपूर्ण कार्यवाही भी बताया है। उनका कहना था कि अगर इसमें कुछ गलती थी तो इस पर चर्चा की जा सकती थी, क्योंकि इसके पूर्व वहां पर भूमि पूजन का भी बृहद कार्यक्रम रखा गया था और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। लेकिन रेलवे की एक तरफा कार्यवाही से अब समाज में खासी नाराजगी है और इस मामले को लेकर के वो आने वाले दिनों में DRM का घेराव भी करेंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपनी रणनीति के बारे में बताया। हनुमान जी का, शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जो वहाँ पे PWD और रेलवे द्वारा उसे हटाया गया है। मोहल्ले वासियों को बोला गया था कि वो पूर्व में जो मंदिर है वो रेलवे का नाली, रोड और ब्रिज, अंडर ब्रिज बनने के बाद जो जगह बचता है उसे हमें मंदिर के लिए दिया जाएगा। जो 2-2.5 साल से DRM बार बार चेंज हो गया, रेलवे को अपना प्रस्ताव दिया गया 3-4 बार, वो हमें रेलवे कुछ भी जानकारी नहीं दिया है। और उसके बाद हमने 4x4 का वहाँ पर वो बनाया गया चबूतरा, जिसमें शिवलिंग का पूजा किया गया था। उसे रेलवे ने आकर 30-40 की टीम आकर रेलवे द्वारा पूरा तोड़ फोड़ करके हमारे शिव जी को लेके जाके बैरक में बंद करके RPF थाने में रखा गया है। आगे आपके लिए क्या मांग है? आगे हमारा मांग ये है 48 घंटे का DRM को हमने चेतावनी दी गई है। हमारा शिवलिंग जिस तरीके से लेके गया उसी तरीके से वापस लाके स्थान में रखा जाए और प्रतिष्ठा से पूजा करें। अन्यथा अगर नहीं किया जाएगा तो प्रदेश से जितने कार्यकर्ता हमारे शिव भक्त और जितने सामाजिक धर्म वाले हैं सबसे इकट्ठा होकर DRM को घेराव करेंगे। ऊर्जा दक्षता के बारे में बच्चों को बताने और आने वाले पीढ़ी को इसके लाभ बताने के उद्देश्य से एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश स्तर
पर किया गया था। पावर ग्रिड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 वर्ग बनाए गए थे जिसमें बच्चे ने अलग अलग विषयों पर अपने चित्रकला के जरिए ऊर्जा संरक्षण पर जानकारियां उपलब्ध कराई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बच्चों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से न सिर्फ उन्हें विषय विशेष की जानकारी मिलती है, बल्कि वो भी इस दिशा में सोचते हैं कि किस तरीके से ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। हमें ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए, ऊर्जा बचानी चाहिए। यह चित्र बनाने का बस यही उद्देश्य है कि हम सबको जागरूक कर सके कि हमें ऊर्जा बचानी चाहिए। आयोजकों ने भी CTV7 से चर्चा करते हुए आयोजन को लेकर के जानकारी दी और बताया कि हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। हर साल ये चित्रकला प्रतियोगिता राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे दोनों जगह पे होती है। इसमें क्या ऊर्जा दक्षता, मतलब हमने को जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसके तहत जो ऊर्जा संरक्षण का जो प्रक्रिया है उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को किया जाता है, जिसका माध्यम है कि बच्चों से चित्रकला बनवाया जाता है, पेंटिंग बनवाया जाता है और ये पेंटिंग को सिलेक्ट किया जाता है। ये सिलेक्टेड पेंटिंग्स पहले राज्य स्तर पे सिलेक्ट होती हैं, इसके बाद ये सिलेक्टेड पेंटिंग जाती है नेशनल लेवल पे, जहाँ फिर बच्चे चित्रकारी करते हैं और इसके हिसाब से इनको प्राइज़ मिलता है। और मुख्य इसका उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाना सभी लोगों में। वहीं प्राचार्य ने CTV7 से चर्चा की है और उनका कहना है कि बच्चों द्वारा यहां पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई हैं और बच्चों को इसमें 50,000 रुपये तक का पुरस्कार देने का प्रावधान है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है और यह परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है और इस वर्ष भी आयोजित की जा रही है। हर वर्ष यह कुम्हारी पावर ग्रिड के द्वारा वहीं पर ली जाती थी, परंतु इस बार यह प्रत्येक विकास खंडों में ली जा रही है और इसमें छात्रों को, यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को 50,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। आने वाले 10, 11 और 12 को एक ट्रेड एक्सपो का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। आज आयोजकों ने CTV7 से चर्चा करते हुए ये बताया है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। 10, 11, 12 दिसंबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में देश भर से तकरीबन 100 से भी अधिक एग्जीबिटर्स हैं जिन्होंने कि अपने स्टॉल लगाए हैं। तकरीबन 25,000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इसमें इस एग्जीबिशन से अनेक प्रकार की जो है अवसर लोगों को मिलेंगे। इंडस्ट्री को नए नए इक्विपमेंट्स और ऑटोमेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बारे में यहाँ पे रोज़गार के अवसर है, स्टार्टअप्स के लिए अवसर है। प्लस जो हमने कोशिश इस एग्जीबिशन को सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है, MSME ने, और उसको सपोर्ट किया है, साथ में NSIC ने सपोर्ट किया है। और इस आयोजन में MSME ने एक अपना पेविलियन लगाया है जिसमें कि जो PSU है उनको इनवाइट किया गया है ताकि ये जो इंडस्ट्री के साथ में 1-to-1 डिस्कस कर सके और जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ हैं, उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकें। हमें आपको बताते हुए इतना हर्ष हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।